ठीक है, तो जैसे कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है विच इज प्रूव दैट एवरी पॉलिनोमियल इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सबसे पहली चीज़, किसी भी पॉलिनोमियल की डोमेन क्या होती है? अनलेस क्वेश्चन डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रखे हो, हर पॉलिनोमियल की डोमेन आर होती है। अब पॉलिनोमियल, लेट मी कंसिडर पी ऑफ एक्स इक्वल टू अ पॉलिनोमियल। मैं कहता हूँ पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स रेज टू एन। ये एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये एक nth डिग्री के लिए मैं अगर प्रूव कर दूं तो मैं कह सकता हूँ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि ये हर एक पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है। तो एक nth डिग्री के लिए कैसे ट्रू है? बेसिकली कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट। ये अगर कंटिन्यूस फंक्शन है यानी कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट, तो कंसिडर एनी एक्स इक्वल टू ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए माइनस विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने यही सीखा है लिमिट्स में कि अगर एक पॉलिनोमियल है तो एक्स अप्रोचेस, अगर उसकी हम लिमिट निकाल रहे हैं एज एक्स अप्रोचेस ए, तो दैट इक्वल्स पी ऑफ ए। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस ए प्लस पी ऑफ एक्स। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू, दैट मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए। एंड क्योंकि मैंने यहाँ कहा है एनी एक्स इक्वल टू ए, यानी कि फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है। तो ये तो था एक बेसिक सा। अब इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ये काफ़ी बार स्टूडेंट्स ने इससे पहले सुना नहीं होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अगर किसी ने ये फंक्शन सुना नहीं है तो बेसिकली इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि x जो अगर कोई वैल्यू डाले तो उससे छोटा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर, यानी अगर x 3.2 है तो ग्रेटेस्ट x 3 देगा, x 2.99 है तो x 2 देगा, यानी कि जो भी x दिया है उससे जस्ट छोटा इंटीजर ग्रेटेस्ट x रिटर्न करता है। तो ये है फंक्शन। अब पूछा है कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और नॉट। अब एक बार तो हम ग्रेटेस्ट x का ग्राफ बना के देखते हैं। ये 0.1, 0.2, 0.3, आगे भी ऐसे एक्सटेंड होता है, -1, -2, लेफ्ट साइड में भी ऐसे एक्सटेंड होता है। ये बेसिकली इसे स्टेयर्स भी कहते हैं, स्टेयर्स वाला ग्राफ। काफ़ी टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं, स्टेयर्स हैं। पेन टेस्ट तो मेरा ये कह रहा है कि मैं ऐसे मेरे काफ़ी, इनफैक्ट अगर सोचा जाए तो पेन टेस्ट के अकॉर्डिंग तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है। अगर एक भी पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि एक पॉइंट मिल गया। पर प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे? हम कोई भी एक पॉइंट पे अभी प्रूव कर देते हैं। अगर हमें ये भी बोला जाए कि प्रूव दैट इट इज़ डिसकंटिन्यूस एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, तो वो भी प्रूव किया जा सकता है। पर अभी पहले करते हैं प्रूफ एट एनी जनरल पॉइंट इट इज़ डिसकंटिन्यूस। तो मैं लेता हूँ लेट्स से पॉइंट x इक्वल टू 2। मैं कहता हूँ f ऑफ 2 क्या है? मेरी पहली चीज़, एक इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा वही इंटीजर होता है, तो ये 2। लिमिट x अप्रोचेज 2 माइनस f ऑफ x। 2 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है, वैल्यू ले रहा है 1। ये क्या होगा? क्योंकि ये 2 के लेफ्ट में 1 और 2 के बीच में हर जगह वैल्यू 1 ले रहा है, तो x जैसे ही मैं लेफ्ट से 2 अप्रोच कर रहा हूँ तो ये 1 लेगा। अब लिमिट x अप्रोचेज 2 प्लस f ऑफ x, ये क्या है? यानी 2 के राइट में फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है। 2 के हल्का सा राइट में जाऊँ तो मैं फंक्शन वैल्यू 2 लेगा। 2 के इनफैक्ट 2 और 3 के बीच में हर जगह वैल्यू जो ले रहा है फंक्शन वो 2 है, तो इसका मतलब 2 के अगर राइट में जाऊँ तो फंक्शन 2 ले रहा है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, विच मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट 2। ऐसे ही हम किसी भी a के लिए प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इंटीजर a लूँ मैं एट एनी x इक्वल टू a वेयर a इज़ एन इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है डिसकंटिन्यूस होता है एट एवरी इंटीजर पॉइंट। तो ये भी प्रूव करने को आ सकता है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर पॉइंट्स। तो ऐसे करेंगे, a इज एन इंटीजर, a बिलोंग्स टू, या फिर लेट अस टेक x इक्वल टू a बिलोंग्स टू i, देन लिमिट a x अप्रोचेज a माइनस
एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ए माइनस वन। क्यों? अगर ए एक इंटीजर है तो उससे हल्का सा लेफ्ट गया मैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट उससे कम वाला इंटीजर हो जाएगा ए माइनस वन। लेकिन लिमिट एक्स अप्रोचेज ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये क्या होगा? ए है मेरा, ए कोई भी इंटीजर ले लो 5 6, अगर अब मैं चाह रहा हूँ 5.01 6.01 तो इंटीजर तो सेम ही रह रहा है, यानी मैं कह दूंगा सिंस ए माइनस वन इज नॉट इक्वल टू ए फॉर एनी ए, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर पॉइंट। तो ये मैंने प्रूव किया कि हाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, या फिर हाउ इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब अगला एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, अगला टॉपिक है। ये टॉपिक है कि हमने अभी सीखा कंटिन्यूअस फंक्शन से बारे में, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन सीख लें। 4 ही हैं बेसिकली। एक ये कि अगर f और g कंटिन्यूअस फंक्शन हैं तो f प्लस जी कंटिन्यूअस फंक्शन है, f माइनस जी कंटिन्यूअस फंक्शन है, f इंटू जी कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड f डिवाइडेड बाई जी कंटिन्यूअस फंक्शन है, विथ अ कंडीशन दैट डोमेन ये उसी डोमेन में कंटिन्यूअस है d1 इंटरसेक्शन d2, वेयर d1 इज द डोमेन ऑफ f एंड d2 इज द डोमेन ऑफ g। यानी कि अगर g d2 में कंटिन्यूअस है एंड f d1 में, तो d1 इंटरसेक्शन d2 में f प्लस जी कंटिन्यूअस है, f माइनस जी कंटिन्यूअस है, f इंटू जी कंटिन्यूअस है एंड f बाय g कंटिन्यूअस है। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, इसकी डोमेन हो जाती है d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस d3, वेर इस केस की ये स्पेशल है, वेर d3 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स वेर g इज इक्वल टू 0। बेसिकली इसको ये कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है, सिंपली कहने का मतलब d1 इंटरसेक्शन d2 में ये तीनों कंटिन्यूअस होते हैं, d1 इंटरसेक्शन d2 में ये भी कंटिन्यूअस होता है, बस इस डोमेन में से वो पॉइंट्स हटा दो जहाँ g जीरो वैल्यू ले रहा है, कॉमन सेंसिकली या लॉजिकली, क्योंकि f बाय जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए वो पॉइंट्स हटा दिए जहाँ पे g 0 है। बाकी d1 इंटरसेक्शन d2 पे ये चारों कंटिन्यूअस है। तो ये था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स कई बार मिस कर देते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन। दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर f की डोमेन d1 है एंड g की d2 है तो हम डायरेक्टली ये ना कह दें कि f प्लस जी इसलिए कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि कोई पॉइंट है d1 में जहाँ पर g कंटिन्यूस नहीं आ रहा है। ये ध्यान रखना है कि d1 इंटरसेक्शन d2 लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट f of x equal to sin x is continuous in R। अब मैंने कहा ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, देखने में तो ऐसा लग नहीं रहा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, sin x का ग्राफ क्या होता है? कुछ ऐसा। पेन टेस्ट तो मेरा ये कह रहा है कि ये x बिलोंगिंग टू R में कंटिन्यूस होगा, बट इसको प्रूव कैसे करें? मैं लिखता हूँ f of x इक्वल टू साइन एक्स। एट एनी पॉइंट x इक्वल टू c, अगर मैं कहूँ लिमिट x अप्रोचेज c फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, क्योंकि साइन x के केस में हम वैसे दोनों ही प्रूव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं एक प्रूव कर दे रहा हूँ, दूसरा प्रूव करना आसान है। मतलब कि बेसिकली साइन x ये निकालना है हमें। तो अब ये देखते हैं, x इक्वल टू सी पे जो ये वैल्यू है ये साइन c है। या इसको दूसरा करने का तरीका, अगर मैं कहूँ कि x इक्वल टू सी पे साइन c है तो x इक्वल टू सी प्लस एच पे क्या वैल्यू है एज एच अप्रोचेज 0। इफेक्टिवली वही बात हुई, राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, तो साइन c प्लस एच विच इज इक्वल टू साइन c कॉस एच प्लस
cos c sin h। यहाँ पर हम अलजेब्रा कैसे यूज़ करेंगे? अगर साइन सी प्लस एच, यानी कि इसमें मैं h इक्वल टू 0 डाल रहा हूँ या h अप्रोचेज 0, तो यहाँ पर अलजेब्रा इस तरीके से यूज़ हो सकती है बेसिकली कि f प्लस जी का हमने कहा था कि कंटिन्यूस है, ठीक है। इसमें अलजेब्रा ऐसे यूज़ होगी, हमने कहा कि f कॉमा जी अगर d1 d2 डोमेन है तो d1 इंटरसेक्शन d2 में f प्लस जी कंटिन्यूस है। उससे बेसिकली ये भी कह रहे थे कि हम कि लिमिट f प्लस जी को हम लिमिट f प्लस लिमिट जी लिख सकते हैं एट एनी पॉइंट, कंटिन्यूस होने का मतलब ये। तो इस पूरे की लिमिट को मैं इंडिविजुअल लिमिट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ, प्लस लिमिट, कहने का मतलब यही हुआ अलजेब्रा यूज़ करके। ये लिमिट क्या होगी? साइन सी कांस्टेंट है, h अप्रोचेज 0, कॉस h जो हो जाता है वो 1 हो जाता है, तो ये हुई साइन सी प्लस कॉस सी इंटू साइन एच एज h अप्रोचेज 0, ये 0 हो जाता है, तो यानी 0 विच इज़ इक्वल टू साइन सी, यानी एज h अप्रोचेज 0 साइन सी प्लस एच अप्रोचेज साइन सी। इसका मतलब क्या हुआ? साइन एक्स इज कंटिन्यूस। इसमें मैंने ये बात नहीं प्रूव किया कि सी के लेफ्ट में क्या होगा, ये अपने आप प्रूव कर सकते हैं हम। सी प्लस एच की जगह माइनस एच ले लें तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 है, तो ये होगा साइन सी माइनस 0 विच इज इक्वल टू साइन सी। तो अगेन प्रूविंग दैट साइन ऑफ एक्स इक्वल टू कंटिन्यूस। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। f of x equal to tan x। whether this function is continuous or not पूछा है। tan x का एक बार ग्राफ देखते हैं। ये मैं एसिम्पटोट्स बना रहा हूँ इसके। तो ये इसके कुछ एसिम्पटोट्स बने, ये 2 सेगमेंट बनाए इसके ग्राफ के, पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये लेफ्ट में भी कुछ ऐसे बिहेव कर रहा होगा और राइट में भी कुछ ऐसे बिहेव कर रहा होगा। अब मेरा पेन टेस्ट तो ये कह रहा है कि ये इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, और पेन टेस्ट मॉडिफाइड पेन टेस्ट तो सही है हमारा, जो कह रहा है कि अगर पेन उठाना पड़ा तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो मुझे तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, लेकिन f ऑफ x इक्वल टू tan x, फैक्ट है कि tan x एक कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसे? tan x को मैं लिख सकता हूँ, इसको 2 तरीके हैं प्रूव करने के, sin x बाय cos x एक, या पहले दूसरा तरीका देख लेते हैं इन जनरल, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि क्यों मेरा पहला लॉजिक गलत है। अगर मैं कह रहा हूँ tan x इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है इसलिए डिसकंटिन्यूस है, मेरा वो लॉजिक गलत है। ये पॉइंट क्या है? π/2, और हम कहते हैं कि फंक्शन का डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस होने से पहले हमें उसकी डोमेन आइडेंटिफाई होनी चाहिए, एंड x इक्वल टू π/2 फंक्शन के डोमेन में है ही नहीं। सिमिलरली ये पॉइंट कौन सा है? x इक्वल टू 3π/2, फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है tan x, बट 3π/2 भी tan x की डोमेन पे नहीं है। इसका मतलब जो भी सारी मुझे पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी दिख रही है यहाँ पे, वो सारी तो इसके डोमेन में है ही नहीं। इसका मतलब मेरा ये लॉजिक तो गलत है जिससे मैंने प्रूव किया फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब मैं प्रूफ करता हूँ कैसे फंक्शन कंटिन्यूस है। मैंने ये कहा कि f कॉमा जी यानी f/g इज कंटिन्यूस इन d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस ऑल द पॉइंट्स वेयर g इज 0। साइन x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, cos x एक कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल आर, यानी f को अगर मैं साइन x लूँ एंड g को cos x, तो f/g विच यहाँ करता हूँ साइन x बाय cos x is continuous in all d1 intersection d2 and r intersection r minus all points where g is 0 यानी cos x is 0। cos x कहाँ 0 होता है? for all 2n plus 1 π/2, r intersection r मतलब r, यानी sin x by cos x is continuous in all r minus 2n plus 1 π/2, यानी tan x is continuous फॉर ऑल r माइनस 2n प्लस 1 π/2, एंड tan x की डोमेन क्या होती है? यही होती है, यानी कि tan x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन करने से पहले एक्चुअली थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन, कॉम्पोजिशन क्या है थोड़ा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यानी अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, जी ऑफ एक्स एक दूसरा फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसको कॉम्पोजिशन कहते हैं ऑफ दीज टू फंक्शंस। और ये नॉट नेसेसरीली इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है फंक्शंस क्या है। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा ही नॉट इक्वल होते हैं, कई बार इक्वल भी होते हैं, कई बार इक्वल नहीं होते। इसका एग्जांपल जैसे कि अगर जी एक्स स्क्वायर है एंड एफ साइन एक्स है, तो एफ ऑफ जी क्या होगा, वो होगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एफ क्या होगा, एक्स होल स्क्वायर, यानी साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये इस केस में ये कॉम्पोजिशन था। कॉम्पोजिशन की डोमेन क्या होती है, इस केस में भी अगेन कुछ हम इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन टाइप की चीज़ करते हैं। यानी अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ले रहा हूँ मैं, तो जी ऑफ एक्स में से मैं वो पॉइंट, कॉम्पोजिशन हर उस पॉइंट पे वैलिड है एक्सेप्ट, जैसे इसको थोड़ा लॉजिकली अगर हम उल्टा सोचें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक फाइनल आंसर दे रहे हैं, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को अगर मैं एच ऑफ एक्स कह दूं इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एच ऑफ एक्स की डोमेन मेरे से पूछिए बेसिकली, क्योंकि ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, क्या क्या बेसिकली मैं एक्स अंदर डाल सकता हूँ ताकि एक वैलिड वैल्यू बाहर आए। इसका मतलब कि बेसिकली एफ में मैं क्या क्या डाल सकता हूँ एक्स, ताकि वो वैलिड वैल्यू प्रोड्यूस करे। एफ में मैं चाहे जी ऑफ एक्स डालूँ या कोई भी वाई डालूँ या कोई भी एक्स, वैलिड वैल्यू बाहर आनी चाहिए। यानी अगर कोई एक्स एफ ऑफ एक्स की डोमेन में नहीं है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जी ऑफ एक्स है, यानी जो जी ऑफ एक्स ये वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू या जी ऑफ वाई कह दूँ मैं इसे ताकि कंफ्यूज ना आए, उस वाई को ओरिजिनल डोमेन से हटा देना है। कहने का मतलब ये, अगर मेरा मान लो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 4। तो अब जी ऑफ एक्स की डोमेन आर है, एफ ऑफ एक्स की डोमेन आर माइनस 4 है। एफ ऑफ जी की डोमेन क्या है, एक तरीका तो यह है एफ ऑफ जी, इनफैक्ट तरीका यह है एफ ऑफ जी हम निकालें विच इज़ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब ये एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4, ये उसकी डोमेन है, यानी एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये पॉइंट्स हम हटा देते हैं, तो इससे हम एफ ऑफ जी यानी कॉम्पोजिशन की डोमेन आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तो पहला पार्ट है डोमेन का। अब इसके कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होने की बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। ये भी एक थ्योरम है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली थ्योरम स्टेट करता हूँ मैं। तो थ्योरम ये कहता है कि इफ g इज अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, कंडीशन 1, 2, if f is a function which is continuous at x equal to g of c, then f of g of x is continuous at c। काफ़ी लॉजिकल सा प्रूफ है अगर इसका हम सोचें तो। बेसिकली ये है कि अगर g x जैसे c अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू क्या अप्रोच होएगी, g ऑफ c, क्योंकि g कंटिन्यूस है। अगर g ऑफ c x अप्रोच कर रहा है तो f क्या अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर मैं इसे g ऑफ c को थोड़ी देर के लिए कह दूँ d, तो अगर x d अप्रोच कर रहा होता तो f क्या अप्रोच करता है, f ऑफ d। d को मैं अब g ऑफ c से रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी f क्या अप्रोच कर रहा होता है, f ऑफ g ऑफ c। उसे मैं सिंपली इस तरीके से कह रहा हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, सी अप्रोच कर रहा है एक्स, तो ये वैल्यू क्या अप्रोच करेगा, एफ ऑफ जी ऑफ सी, यानी एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। इस पर अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं। मुझे पूछा गया है इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अ कंटिन्यूस फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन, ये एक बार देखते हैं ये थ्योरम हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जनरली कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल,
इन्वर्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इस टाइप के, मोस्टली इसी टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो जब भी हमें किसी एक क्वेश्चन में दो टाइप ऑफ ऐसे अलग अलग फंक्शंस दिखें, एक के अंदर एक या एक के अंदर एक या मल्टीप्लिकेशन में, तो थोड़ी हमें हिंट मिलनी चाहिए कि हमें इस थ्योरम का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी ये एक केस ऑफ कॉम्पोजिशन है। तो अब मैं कहता हूँ लेट, इसको मैं एच ऑफ एक्स कह देता हूँ कि एच ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। लेट एफ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एंड लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये पता है पॉलिनोमियल। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये हमने प्रूव किया अभी 2 क्वेश्चन पहले। तो इस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूस एवरीवेयर, क्योंकि पहले हम सी की बात कर रहे थे, अब बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जी ऑफ एक्स क्योंकि हर सी पे कंटिन्यूस है और एफ ऑफ एक्स भी हर सी पे कंटिन्यूस है, हर जी ऑफ सी पे कंटिन्यूस है। तो एफ ऑफ जी हर सी पे कंटिन्यूस है, यानी कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट एवरी सी विच इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। तो हमने ये प्रूव किया कि दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। वो एक अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। तो यहाँ पर 2 मॉड दिख रहे हैं हमें। 2 मॉड से एक हिंट हम ले सकते हैं कि ये कॉम्पोजिशन है, क्योंकि इससे पहले अगर हम खोलने बैठे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसको पीस वाइज तोड़ें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 मॉड हैं, यानी कि पहले मॉड को, इस मॉड को तोड़ेंगे, उसके बाद बाहर के मॉड को तोड़ेंगे। जनरली 2 मॉड तोड़ना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम हो जाता है। तो अगर 2 मॉड कभी भी क्वेश्चन में आते हैं तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन सोचना चाहिए। अगर कॉम्पोजिशन नहीं सोच पाए तो फाइनली जो स्टैंडर्ड तरीका है कि इसको पीस वाइज ब्रेक करें, उसके बाद खोलें। तो ये कॉम्पोजिशन अगर मैं कहूँ तो ये क्या हो सकता है। एक मॉड को मैं पूरी तरह अगर कॉम्पोजिशन मान लूँ तो मेरा जो फंक्शन बचेगा वो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स बचेगा। तो मैं इस फंक्शन को एक ले लेता हूँ, इसको अगेन एच ऑफ एक्स लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इन दोनों की डोमेन क्या है? इसकी आर है, एक्स बिलोंगिंग टू आर, इसकी भी आर है, एक्स बिलोंगिंग टू आर। जब x बिलोंगिंग टू r 2 फंक्शंस की डोमेन होती है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि एक की रेंज क्या है, क्योंकि ये हर वैल्यू ले सकता है। जैसे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब हमने कहा कि f g कंटिन्यूस है c पे एंड f g ऑफ c पे कंटिन्यूस है, तभी f ऑफ g c पे कंटिन्यूस है। यहाँ पर हम वो g ऑफ c वाली बात इसलिए नहीं करते क्योंकि दोनों की डोमेन r है, यानी कि अगर ये किसी c पे कंटिन्यूस है तो ये कोई भी वैल्यू दे, ये इसकी डोमेन में तो आएगी एंड ये उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा ही। तो इसलिए हमें इंडिपेंडेंटली जी ऑफ सी टाइप की बात नहीं करनी होती है। तो हम यहाँ देखते हैं एफ एक्स जी है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये हर फंक्शन पे हर वैल्यू पे कंटिन्यूस है। इसको थोड़ा सा इनफैक्ट चेंज करते हैं, मैं उल्टा कर देता हूँ ताकि हम लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए। वैसे तो एफ ऑफ जी कंटिन्यूस है, जी ऑफ एफ भी कंटिन्यूस है, सेम चीज़ है। अगर एफ ऑफ जी इज़ कंटिन्यूस व्हेन जी इज़ कंटिन्यूस एट सी एंड एफ इज़ कंटिन्यूस at g of c. Similarly, g of f is continuous if f is continuous at c and g is continuous at f of c. बात वही सेम ही होती है। f और g को अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए, तो इस केस में मैं f of x को ये लेता हूँ एंड g of x को ये लेता हूँ। तो मैंने कहा g of x हर जगह कंटिन्यूस है, f of x हर जगह कंटिन्यूस है। इसका मतलब f of g of x हर जगह कंटिन्यूस होगा, यानी f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स हर जगह कंटिन्यूस होगा। f के अंदर जो भी वैल्यू आती है ये इसके बाहर एक मॉड लगा देता है, यानी मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स हर जगह कंटिन्यूस होगा। तो इस तरीके से एक बहुत अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सिंपली इस तरीके से कर दिया। तो कंटिन्यूटी में ये था बेसिकली। कंटिन्यूटी में पहला पार्ट तो फंक्शन एक पॉइंट का कब कंटिन्यूस होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एट दैट पॉइंट
इफ़ इट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। कब, मैंने ये बता दिया, डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, जैसे कब कब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों कंसिडर करेंगे, सेफ रहने के लिए हमेशा कंसिडर कर सकते हैं। फंक्शन व्हेन इज द फंक्शन कंटिन्यूस, अगर फंक्शन अपने डोमेन में हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक हर जो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं वो फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। दूसरी चीज़ बेसिकली कि जब हम पेन टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी बता रहा है, पूरे फंक्शन की नहीं। तो इसलिए उस पॉइंट पे देखने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, हम पेन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर हमें प्रूव करना है फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो अगर हम किसी भी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस प्रूव कर दें तो इट इज़ डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए कोई जनरल पॉइंट उठा के प्रूव करना होगा। अगला टॉपिक अलजेब्रा। अगर f का डोमेन D1 है, g का D2, तो D1 इंटरसेक्शन D2 में f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी कंटिन्यूस है। सिमिलरली f बाई जी कंटिन्यूस है, D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस ऑल दोज पॉइंट्स वेयर g ऑफ x इक्वल टू 0। काफ़ी यूज़फुल होता है कुछ क्वेश्चंस करने में। उसके बाद कॉम्पोजिशन, अगर g c पे कंटिन्यूस है एंड f g ऑफ c पे कंटिन्यूस है तो f ऑफ g c पे कंटिन्यूस है। तो ये था कंटिन्यूटी। थैंक यू।